नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे द्वारा जो वीडियोज अपलोड किए जाते हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में आए हैं। तो हो सकता है कि इनको लिखने में और पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो जाए, तो उसको कमेंट में आप सही जो आपको समझ में आता है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है या ये इस जगह है आपने ये इस बोलने में गलती की है, तो वो आप बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनके उत्तर भी हम देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है। जो मनुष्य जाति है उसने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो किया था साहब तांबा का। जो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो किया था तांबे का। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने किया था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है टॉलमी। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। भूगोल से तात्पर्य होता है कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं हमारे देश की, जैसे हिमालय की जो स्थिति है वो भौगोलिक परिस्थिति के अंतर्गत आती है। तो भूगोल हिमालय की अगर बात करें तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है टॉलमी ने, और जो हिमालय है वो भूगोल के अंतर्गत आता है। तो भूगोल हिमालय को कोई टाल नहीं सकता साहब, क्या नहीं कर सकता, उसको अलग नहीं कर सकता, टाल नहीं सकता। तो भारत का जो हिमालय है वो भारत के भूगोल के अंतर्गत आता है और भारत का जो हिमालय है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है, वो लिखी है टॉलमी ने, क्योंकि जो हिमालय है जो भारत का भूगोल है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो टॉलमी साहब ने क्या कर दिया, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिख दी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा तो वो कहा साहब एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा। तो इसको कैसे याद रखें कि जो हिटलर था बहुत ही मतलब ताकतवर और माइंडेड आदमी था हिटलर, और नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भी माइंडेड थे साहब। तो सुभाष चंद्र हिटलर ने सोचा कि यार इनको नेताजी बोल दें, इनको हम नेताजी बोल दें तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे, हमसे जो है मित्रता कर लेंगे। तो इन्होंने कह दिया साहब, क्या कह दिया, नेताजी कह दिया बॉस को, क्योंकि बॉस भी बहुत जानी मानी हस्ती थे सुभाष चंद्र बोस। तो एडोल्फ हिटलर ने क्या कह दिया, इनको नेताजी कह दिया। तो सर्वप्रथम जो नेताजी कहा वो कहा एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा, तो वो कहा साहब चर्चिल ने। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा। अब जो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहेगा तो वो क्या होगा, चर्चा में तो आएगा। तो जो महात्मा गांधी थे उनको अधनंगा फकीर कहा चर्चिल ने, तो अधनंगा फकीर जो बोलेगा वो चर्चा में आएगा। तो किसने कहा, चर्चिल ने कहा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई। वल्लभ भाई पटेल एक जानी मानी हस्ती थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई, तो वो की गई बारदोली सत्याग्रह। जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, और वहाँ की जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने यह उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी। जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा दिया था सर्वप्रथम, वो दिया था साहब सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है, यह कथन है लॉर्ड एल्गिन का। लॉर्ड एल्गिन का जो है भारत को, इन्होंने कहा कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो लॉर्ड एल्गिन ने ये कथन कहा था। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था, तो वो लगाया गया था केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि जो है
दी गई थी साहब? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दरबार लगाया गया था? केसर हिंद की उपाधि के लिए। केसर हिंद की उपाधि की। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 14वीं जो लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी जो थे वो 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु सरकार केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया था? तो वो बनाया था सुनीता नारायण की। सुनीता नारायण की अध्यक्षता में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु एक दल बनाया गया था। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव और मावलंकर। गणेश जहां अब लोकसभा के अध्यक्ष की बात आती है तो बहुत बड़ी हस्ती हो जाती है लोकसभा अध्यक्ष, तो गणेश वासुदेव भी, मावलंकर भी, तो ऐसे जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष बने गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को। 6 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? तो वे करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त करते। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो वो दी गई है 72 अनुच्छेद, 72 अनुच्छेद के तहत दी गई है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगा था। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है प्रथम। अभ्रक के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो देश में सर्वाधिक सोना प्राप्त होता है तो वो होता है कर्नाटक से। कर्नाटक से सर्वाधिक सोना प्राप्त होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? तो वो हुआ था 1896 में। 1896 में हुआ था। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी 1924 में। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम ओलंपिक से इसकी शुरुआत। क्वेश्चन देखें कि ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ? ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से हुआ? तो वो हुआ 1960 ईस्वी से। 1960 ईस्वी से जो है टीवी पर विस्तृत प्रसारण शुरू हो गया था। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उनकी शुरुआत हुई 1930 से। 1930 से जो है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत मानी जाती है। भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? तो वो लिया था 1934 में। 1930 में जो है शुरुआत हुई और 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग लिया। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता है तो वो है साहब इंग्लैंड। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ? फुटबॉल खेल का जन्म हुआ तो वो हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ही फुटबॉल का जन्म हुआ और क्रिकेट का भी इंग्लैंड में ही जन्म हुआ। वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? तो वॉलीबॉल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉलीबॉल खेल की जो है जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? जो आधुनिक गोल्फ खेल होता है उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में आधुनिक गोल्फ की शुरुआत मानी जाती है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। जो अमेरिका है तो विश्व शक्ति वर्ल्ड की अभी शक्ति बनी हुई है, महान शक्ति है अमेरिका। तो जो है जब शक्ति का प्रतीक क्या है साहब? बेसबॉल। बेसबॉल बेसबॉल लेकर जो है अमेरिका विश्व की महाशक्ति बनी हुई है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? बेसबॉल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड युद्ध
स्पेन का जो है राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध। अब हम देखें जो है सांड के सींग कैसे होते हैं, पैने होते हैं। कैसे होते हैं, पैने होते हैं। तो पेन के समान क्या होते हैं, पैने होते हैं सांड के जो सींग होते हैं। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा, वो होगा सांड युद्ध। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। इंग्लैंड जो है क्रिकेट का जन्मदाता है और ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेलता है इंग्लैंड के क्षेत्र में। तो क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाज। तीरंदाज जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अब हम देखते हैं कि बाण जो तीर होता है उसमें क्या होते हैं, तानते हैं ना, वो जो उसकी रस्सी होती है तो तानते हैं। तो भूटान, अगर आपको कहीं तीरंदाजी करनी, निशाना साधना है तो क्या करना पड़ेगा, तानना पड़ेगा, उसको तानते हैं। तो तीरंदाजी जो कहाँ का राष्ट्रीय खेल होगा वो होगा भूटान का। भूटान तो तान मतलब तीरंदाजी जो है राष्ट्रीय खेल है भूटान का। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, बैडमिंटन जो है मलेशिया का। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन क्या है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल है पाकिस्तान का। और हमारे देश का भी राष्ट्रीय खेल है हॉकी। घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है, घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एरिना। एरिना जो है घुड़सवारी खेल के मैदान को कहा जाता है। सब एरिना, घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है, एरिना। साइकिलिंग के मैदान का साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वेलोड्रम। साइकिलिंग के मैदान को वेलोड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बोरलाग कृषि के क्षेत्र में दिया जाता होगा, क्योंकि जो कृषि में होते हैं वो क्या होते हैं, बोर होते हैं। हम पानी के लिए क्या करवाते हैं, बोर करवाते हैं। तो बोरलाग जो पुरस्कार दिया जाएगा तो वो कृषि के क्षेत्र में ही दिया जाएगा, क्योंकि सिंचाई के लिए हम बोर करवाते हैं। तो बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, वो दिया जाएगा कृषि के क्षेत्र में। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है, व्यास सम्मान का जो संबंध है वो है साहित्य के क्षेत्र से। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र, अर्थात 6 क्षेत्रों में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार है वो वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहब कौन की याद में दिया जाता है, वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, फिल्म जगत में अगर सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है तो वो है ऑस्कर। ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म जगत में सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है, क्योंकि हमें बार बार क्या लगी रहती है, आशा लगी रहती है। कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो हमें क्या लगी रहती है, आशा लगी रहती है कि यह फिल्म अच्छी होगी, कब देखने जाएं। तो आस्कर वो बोलते हैं कि आस्कर अच्छी ही होगी फिल्म, है ना। तो विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो वो है पुलित्जर। पुलित्जर जो है विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है तो वो है भारत रत्न। भारत का जो रत्न है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ही दिया जाएगा वीरता के लिए। जो परम है अर्थात अच्छा है, वीर मतलब बहुत ही योद्धा है, वीर सैनिक है, उसके लिए चक्र दिया जाता है। तो परमवीर चक्र जो है सैनिकों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
कब शुरू किया गया? तो वो किया गया 1995 में। 1995 में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का शुरुआत की गई है। देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? देश में कलिंग पुरस्कार शुरू किया गया 1952 में, जो है 1952 में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है संगीत के क्षेत्र से। संगीत के क्षेत्र से क्या है? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध माना जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से जो है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से श्रीदेवी और हेमा मालिनी का संबंध माना जाता है। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? लच्छू महाराज का जो है संबंध है तो वो है कथक से। लच्छू महाराज का संबंध है कथक से, शास्त्रीय नृत्य से है कथक। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारा क्वेश्चन है कि गोवा दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को जो है गोवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात एवं दिवस महाराष्ट्र कब मनाया जाता है? गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। जल सेना का प्रधान कौन होता है? जल सेना का प्रधान होता है एडमिरल। एडमिरल जो है जल सेना का प्रधान होता है, क्योंकि जल में अगर हम देखें तो क्या दिखती है? हमारी तस्वीर दिखती है, मिरर जैसी जो है हमारी तस्वीर जल में दिखती है। तो जल सेना का प्रधान कौन होता है? एडमिरल। एडमिरल जो है जल सेना का प्रधान होता है। थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है जनरल। थल सेना का प्रधान कौन होता है? जनरल। भारत की संसद किन से मिलकर बनती है? तो भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर भारत की संसद बनती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितने वर्ष होता है राज्यसभा के? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं या होता है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो वो होता है 63 अर्थात 63 जो है अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो है पद्धति वर्णित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा जगजीवन राम। 32 वर्ष लगभग जगजीवन राम का जो है कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे, सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे हैं तो वो रहे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? तो सबसे बड़ा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन, शायद ऐसा हो, शायद मिसप्रिंट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। कितनी हो सकती है? 250। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में किए जाते हैं 12 और लोकसभा में किए जाते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? मरुभूमि विकास कार्यक्रम किया गया 1977-78 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 1977-78 में। मरुभूमि से तात्पर्य होता है कि जो बंजर भूमि है उसके विकास हेतु कार्यक्रम चलाया गया जो 1977-78
में चलाया गया था। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई 1989 में। 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2006 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 2006 से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। देश में पहला लोह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश में पहला जो कारखाना, लोह कारखाना स्थापित किया गया था तो कुल्टी, पश्चिम बंगाल में 1874 में स्थापित किया गया था। कहाँ? कुल्टी में जो है स्थापित किया गया था। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है, छोटे नागपुर के पठार को। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संचालन समिति के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष माने जाते थे। कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो वो है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान में शामिल नहीं हुए थे। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। साहब नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो वो की थी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है एक बहुत ही श्रेष्ठ सुल्तान हुआ है। भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की जो है इसने स्वीकृति प्राप्त की थी? तो वो की थी इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ पर हुआ था? फासिस्ट का उदय हुआ था तो वो हुआ था इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में फासिस्ट का उदय हुआ। तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता? तुर्की का पिता जाना था मुस्तफा कमाल पाशा को। मुस्तफा कमाल पाशा को तुर्की के पिता के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? रेड इंडियन थे वो थे अमेरिका के निवासी। रेड इंडियन अमेरिका के निवासी माने जाते हैं। किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? तो शारदा एक्ट 1930। शारदा एक्ट 1930 में लड़की की उम्र 18 वर्ष जो है लागू की गई है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को काय की उपाधि दी थी? वो दी थी साहब राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया? मोहम्मद अली जो जिन्ना थे उनको कायदे आजम की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि दी थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है उत्तराखंड में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? महलों का शहर के नाम से जाना जाता है कोलकाता। कोलकाता को क्या है? महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। इनने कोल के क्या है? महल बना दिए हैं साहब। तो गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा सागर जो परियोजना है वो है चंबल नदी पे, मध्य प्रदेश में। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो वो है चंबल नदी, मध्य प्रदेश में। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? नेपानगर, मध्य प्रदेश। अखबारी कागज कहाँ बनाए जाते हैं? नेपानगर में बनाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो वो ट्रंक बार में 1716 में कागज बनाने का कारखाना खोला गया था। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? तो राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है साहब। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे की चक्र मतगणना करनी पड़ती है? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे की चक्र मतगणना करनी पड़ी? तो वो करनी पड़ी थी बीबी गिरी। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी साहब, बीबी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? तो वो है 75। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जो है वर्णित है। जैसे प्रधानमंत्री में हम देखें तो 5 शब्द आते हैं, 1 2 3 4 5। तो प्रधानमंत्री की जो है 75 7 फॉर सक्सेस, और 5 जो है शब्द यहाँ पर आ रहे हैं। तो 5 और 7 जब प्रधानमंत्री, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री एक सक्सेसफुल इंसान होगा तो 7 फॉर सक्सेस, और जो है प्रधानमंत्री में 5 शब्द आते हैं तो 5,
तो 75 मिलकर बना 75 अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम सीमा उम्र कितने वर्ष होती है? तो वो है 30 वर्ष। राज्यसभा की अगर सदस्यता प्राप्त करनी है तो कितनी वर्ष होनी चाहिए? उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वो है साहब 98 विषय। संघ सूची में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 62 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो संघ सूची में 98, राज्य सूची में 62 और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियायती मंत्रालय बनाया गया? रियासतों को भारत में जो है सम्मिलित करने के लिए जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया तो एक सबसे बड़ी जो हमारे सामने समस्या थी वो थी रियासतों का विलीनीकरण। रियासतों को भारत में विलय करना था और कुछ रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र अपना राज्य बनाना चाहती थी, तो उसी सम्मिलित करने के लिए, उन्हीं रियासतों को सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियायती मंत्रालय बनाया गया था? तो वो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा ये दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान में संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो दोस्तों इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हमने ये महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन पढ़े। हो सकता है कि इनकी राइटिंग में कुछ मिस्टेक हो और हमारे बोलने में भी कुछ गलतियाँ हो गई हों, तो उसमें आप लोग क्या है कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं कि यहाँ ये गलती हो गई है और इसका उत्तर ये होना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें और कुछ आप बताते रहें, कुछ हम बताते रहें, इसी तरह से हम जुड़े रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।